हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हमने पिछली क्लास में मेवाड़ रियासत के शासकों के बारे में बात की। इसमें मेन हमने पढ़ा राजा कालभोज या बप्पा रावल के बारे में, ठीक है? आज हम और भी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। कल हम अल्लट और अल्लट के जो शिलालेखीय प्रमाण थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। लास्ट पॉइंट शायद हमारा अल्लट था, ठीक है? अल्लट है, अल्लट का जो उत्तराधिकारी बना वो नरवाहन बना। कौन बना? नरवाहन बना। उसके बाद एक राजा राज करेगा और उसका नाम है शक्ति कुमार। कौन है? शक्ति कुमार। आज हम शुरू करेंगे शक्ति कुमार से, और छोटे-छोटे से 2-3 राजा आएँगे और फिर हमारी सिसोदिया शाखा है जो, वो शुरू हो जाएगी। उसमें फिर बड़े-बड़े शासक आएँगे। परीक्षा उपयोगी हैं वो शासक, उनसे सीधे-सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं मेवाड़ रियासत से, उन राजाओं में जो सिसोदिया शाखा से हों। क्लियर? करें शुरू? देखिए, छोटे-छोटे शासकों के बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में हमारे पास कम ही जानकारी मिलती है। ठीक है? देखिए, दोस्तों हम बात कर रहे हैं किस रियासत के बारे में? मेवाड़ रियासत के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर एक राजा था अल्लट। कौन था? अल्लट। अल्लट और अल्लट का जो उत्तराधिकारी है ना? अगर पुत्र होता डायरेक्टली तो अपन पुत्र लिख देते। इसका मतलब ये अल्लट के बाद हमें प्रमाण मिलता है कि राजा बना नरवाहन। कौन राजा बना? नरवाहन, ठीक है? एक तो अल्लट का नाम लेकर ये पूछेगा कि अल्लट के बाद राजा कौन बना? हम कहेंगे नरवाहन बना। इसके बाद राजा होगा एक, और उसका नाम है शक्ति कुमार। क्या नाम है? शक्ति कुमार। अब शक्ति कुमार के बारे में हम बातों को सुनेंगे, ठीक है? के बारे में बातें करेंगे अब। शक्ति कुमार के बारे में बात करेंगे। अभी आपको कुछ भी नोट करना नहीं है, ठीक है? सुनिएगा साथियों, शक्ति कुमार राज कर रहा है मेवाड़ पर, कोई परेशानी नहीं है। इसके समय क्या होता है, मालवा से, कहाँ से? मालवा। मालवा अपना ये एमपी वाला इलाका, मध्य भारत। मालवा पर परमार वंश राज कर रहा था। कौन सा वंश दोस्तों? परमार वंश। परमार वंश का एक राजा है मुंज परमार। क्या नाम है? मुंज परमार, ठीक है? मुंज परमार इसके समय आक्रमण करता है भाई, और इसकी जो राजधानी चल रही है, बताओ वो क्या चल रही है? अरे राजधानी आहड़ चल रही है। क्यों? किसने बनाई थी? अल्लट ने। कौन सा नगर राजधानी चल रहा है इसका? आहड़ को राजधानी बना रखा है प्रमुख। इसने आक्रमण कर दिया दोस्तों, कहां पर? आहड़ पर। भाई राजधानी में आएगा ये तो, है ना? मेवाड़ रियासत पर आक्रमण किया किसने? मुंज परमार ने। शक्ति बाबू सामना ना कर सके किसका? मुंज परमार का, और आहड़ को छोड़कर चले गए। जब इसको पता चला कि राजा चला गया, तो इसने अपनी सेना को आदेश दिया, और इसने पूरी आहड़ को तोड़ने फोड़ने का आदेश दे दिया अपनी सेना को। क्लियर? इसने जो नया डेवलप नगर बन रहा था, इसने बनाया था अल्लट ने। अल्लट के बाद आते आते अब शक्ति कुमार आ गया, ठीक है? आराम से एक बड़े व्यापारिक नगर के रूप में डेवलप हो रहा है। कौन? आहड़। उसे आकर पूरे को तहस नहस कर दिया परमारों ने। किसने? परमारों ने। क्लियर? परमार राजा कौन है? मुंज परमार। शक्ति कुमार ने सामना नहीं किया। अब क्या होगा? राजधानी को तोड़ फोड़ दिया। अब इसने आक्रमण करके और मित्रों अधिकार कर लिया मेवाड़ के क्षेत्रों पर। क्लियर? अब ये तो वापस जाएगा, मालवा का राजा है। ये अपना एक भतीजा है भोज परमार। भोज परमार इसके बाद राजा भी बनता है मालवा का। इसका उत्तराधिकारी भी माना जाता है भोज परमार को। ये भोज परमार को छोड़ के चला गया कहां पर? मेवाड़ में। इसने वापस चला गया स्वयं तो, और जो मेवाड़ का प्रशासन था वो सौंप दिया किसको? भोज परमार को। अब मेवाड़ में रहेगा कौन? भोज परमार। आसपास के क्षेत्रों में अभी भटक रहा है कौन? शक्ति कुमार। मरा नहीं है अभी, याद रखिएगा। अब देखो ये क्या करवाएगा भोज परमार मेवाड़ में रहते हुए दोस्तों? 2 निर्माण करवाएगा। कितने निर्माण करवाएगा? 2 निर्माण करवाएगा। एक तो ये नागदा में, कहां पर? नागदा में एक जलाशय बनवाएगा भोजसर। सर का मतलब सरोवर, भोजसर तालाब। कौन सा तालाब बनवाएगा? सर तालाब बनवाएगा। और एक बनवाएगा चित्तौड़ में। एक निर्माण करवाया इसने चित्तौड़ में, और वो है त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्लियर? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ है? शक्ति कुमार के समय। राजा हम शक्ति कुमार पढ़ रहे हैं, ये तो आक्रमणकारी है, आया ना? अच्छा, आक्रमण किसने किया था? भोज परमार ने? नहीं, मुंज परमार ने। मुंज परमार ने आहड़ को तहस नहस कर दिया। राजा ने सामना नहीं किया, राजा आहड़ को छोड़कर चला गया। उसके बाद यहां पर मेवाड़ का जो प्रशासन सौंप के गया मुंज परमार अपने भतीजे किसको? भोज परमार को। भोज परमार यहां कुछ समय तक रहेगा और 2 निर्माण करवाएगा। एक तो उसने पुरानी जो राजधानी थी उसको ट्रांसफर कर दिया। पुरानी राजधानी क्या थी? नागदा। और यहां पर क्या बनवा दिया? एक जलाशय भोजसर तालाब। और एक निर्माण करवा दिया कहां पर? चित्तौड़ में। और उस निर्माण का नाम क्या है? त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्लियर? कोई दिक्कत थोड़ी है? आ गई बात यहां तक समझ में? दोस्तों पाली,
कौन सा स्थान? पाली। पाली में 19 कब का? 97, ठीक है, सॉरी 997 का एक लेख मिला है, हस्ती कुंडी लेख। हस्ती कुंडी लेख या अभिलेख बोल दो, शिलालेख है ना। मैंने आपको कईयों बार बताया है कि जो पत्थर जहां से मिलता है उसका वही नाम रहता है। तो ये हस्ती कुंडी से मिला तो इसका नाम क्या होगा? हस्ती कुंडी अभिलेख। हस्ती कुंडी अभिलेख। हस्ती कुंडी कहां पर है? पाली में। इस अभिलेख में यह कहा गया है कि जब मुंज परमार ने अटैक किया कहां पर? मेवाड़ पर, तो इस शक्ति कुमार की हेल्प की है एक राठौड़ शासक है, राठौड़ शासक, और उस राठौड़ शासक का नाम है दोस्तों मम्मट। कौन? मम्मट। और मम्मट का पुत्र है एक धवल। इस धवल ने हेल्प की किसकी? शक्ति कुमार की, लेकिन ये शत्रु दल को रोक ना सके। अरे तभी तो तोड़ दिया ना इसको, आड़ को। ये शत्रु दल को रोक ना सके और ये पीछे हट गए दोनों के दोनों। क्लियर? इसके बाद भी हेल्प की है, जब वापस ये नियंत्रण करेगा ना तब भी ये हेल्प करेगा धवल। ऐसा लिख रहा है पाली के हस्ती कुंडी नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख में। कब का है ये? 997, 97 का ये लेख है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें ये प्रमाणित करना था कि हाँ अटैक किया है मुंज परमार ने, किसके समय? शक्ति कुमार के समय। ऐसा प्रमाण हमें शिलालेखीय प्रमाण मिलता है कहां पर? पाली के किस जगह पर? हस्ती कुंडी पर। कब का पत्थर मिला है? और उसमें यह लिखा गया है कि जब मुंज परमार आया तो उस समय इस शक्ति कुमार ने हेल्प मांगी राठौड़ शासक मम्मट के पुत्र किससे? धवल से। हालांकि ये दोनों उसको रोक ना सके क्योंकि पूरी राजधानी को क्या कर दिया था? तोड़फोड़ दिया था। बोलो बात समझ में आई? लिखना शुरू करें। चलो, केवल राजा का नाम डालना। अल्लट, अल्लट लिख रखा है ना आपने? चलो अल्लट में एक लाइन और लिख दो। अल्लट में एक लाइन और लिखिए स्टार लगा के। अल्लट का उत्तराधिकारी नरवाहन था। एक लाइन लिख दीजिए दोस्तों। अल्लट का उत्तराधिकारी नरवाहन था। अल्लट का उत्तराधिकारी कौन हुआ? नरवाहन था। अब राजा का नाम डाल दीजिए शक्ति कुमार। शासनकाल अभी याद नहीं करने हैं, शासनकाल के पीछे नहीं जाना है, बड़े शासक का शासनकाल याद करना है हमें। हाँ बोलूं मैं? यहां देखते हुए रहना, सब कुछ यहीं से बोल रहा हूं, देखना। शक्ति कुमार के समय मालवा की ओर से, शक्ति कुमार के समय मालवा की ओर से मुंज परमार, शक्ति कुमार के समय मालवा की ओर से मुंज परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुंज परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ की राजधानी, और मेवाड़ की राजधानी किसको? आहड़ को तहस नहस कर, आहड़ को तहस नहस कर अधिकार कर लिया। आहड़ को तहस नहस कर अधिकार कर लिया, यानी कि अपने नियंत्रण में उसको ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा भाई? अब यहां पर यह व्यक्ति वापस चला जाएगा और यह छोड़ देगा किसको? अपने भतीजे या उत्तराधिकारी किसको? भोज परमार को। लिखिए, मुंज परमार ने मेवाड़ पर नियंत्रण के बाद, मुंज परमार ने मेवाड़ पर नियंत्रण के बाद, मेवाड़ पर नियंत्रण के बाद अपने उत्तराधिकारी, लिख लो, अपने उत्तराधिकारी भोज परमार को, अपने उत्तराधिकारी भोज परमार को मेवाड़ का प्रशासन सौंपा। अपने उत्तराधिकारी भोज परमार को मेवाड़ का प्रशासन सौंपा। क्लियर? आगे बढ़िए। देखिए, भोज परमार ने मेवाड़ में रहते हुए, भोज परमार ने मेवाड़ में रहते हुए नागदा में भोजसर तालाब, नागदा में भोजसर तालाब और चित्तौड़ में, और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर, और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। अगली लाइन स्टार लगा के लिखिएगा। पाली के हस्ती कुंडी नामक स्थान से प्राप्त,
पाली के हस्ती कुंडी नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख, पुस्तक में लिख देना 997। पाली के हस्ती कुंडी नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख, पुस्तक में क्या लिखोगे 997 के अनुसार मुंज परमार के आक्रमण के समय शक्ति कुमार का सहयोग, मुंज परमार के आक्रमण के समय शक्ति कुमार का सहयोग राठौड़ शासक मम्मट के पुत्र धवल, राठौड़ शासक मम्मट के पुत्र धवल ने किया। शक्ति कुमार का सहयोग राठौड़ शासक मम्मट के पुत्र धवल ने किया। राठौड़ शासक मम्मट के पुत्र किसने किया? धवल ने किया। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। देखिए साथियों, देखिए अब सुनिएगा अच्छे से, ध्यान से बातों को सुनना। अब हम कुछ शासकों के नाम लिखेंगे और ये जो अपनी प्रॉपर गुहिल वंश चल रहा है ये दो ब्रांचों में बट जाएगा, दो शाखाओं में टूट जाएगा। हमें थोड़ा ध्यान से बातों को सुनना है, ठीक है? आगे की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। ठीक है, देखिएगा, सुनना। हम बात कर रहे हैं किस रियासत की दोस्तों? मेवाड़ रियासत की। कोई परेशानी नहीं, यहां तक देखो, आगे भी नहीं आएगी कोई परेशानी। इस पर किस वंश का राज चल रहा है? किस वंश का साथियों? गुहिल वंश यहां पर राज कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ एक राजा होगा और उस राजा का नाम है रण सिंह। क्या नाम है? रण सिंह। कई जगह उसको कर्ण सिंह लिख देते हैं, रण सिंह या कर्ण सिंह। क्लियर दोस्तों? रण सिंह कर्ण सिंह जब राज करेगा मेवाड़ पर तो इसके समय क्या होता है, ये जो गुहिल वंश है ये दो ब्रांचों में टूट जाएगा। कितनी ब्रांचों में टूट जाएगा? दो ब्रांचों में ये टूट जाएगा। देखिएगा, ये जो गुहिल वंश है ये दो शाखाओं में विभाजित हो गया। देखना, देखिए साथियों, इसका जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है क्षेम सिंह। इसका बड़ा पुत्र रण सिंह उर्फ करण सिंह का जो बड़ा पुत्र है उसका नाम क्या है? क्षेम सिंह। और जो छोटा पुत्र है उसका नाम है राहप। क्या नाम है? राहप। छोटे पुत्र का नाम है राहप, बड़े का नाम क्या है? क्षेम सिंह करण सिंह, और छोटे का नाम क्या है? राहप। ये दोनों ही रण सिंह उर्फ करण सिंह के बेटे हैं। अरे भाई राजपूत है तो सिंह लगाएगा ना, राहप सिंह, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। दोस्तों क्या होता है कि ये जो मेवाड़ रियासत है इसकी जो मुख्य गति है, राजधानी है, उस पर राज करेगा कौन? क्षेम सिंह। देखो, मेवाड़ पर राज किया, मेवाड़ पर राज किसने किया? मेवाड़ पर राज क्षेम सिंह ने। छोटे भाई को एक ठिकाना दे दिया और उस ठिकाने का नाम है सिसोदा। क्या दे दिया? सिसोदा। सिसोदा ये ठिकाना है। अपने पास जगह थोड़ी कम है, आप पीछे राजसमंद लिख लेना। कहां पड़ता है ये? राजसमंद में पड़ता है। क्लियर? ये व्यक्ति और इसके आगे आने वाली पीढ़ियां इस ठिकाने में रहने के कारण ही दोस्तों धीरे धीरे, देखो ये रहा धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे क्या कहलाने लगे? सिसोदिया कहलाने लगे। क्या कहलाने लगे मित्रों? और ये सिसोदिया वंश है क्या शाखा है? देखो हम अगर अच्छे से जाने पढ़े तो सिसोदिया ब्रांच है इसकी, गुहिल वंश की। इसने भी एक शाखा को जन्म दिया और इसने बनाई रावल शाखा। रावल शाखा। मैं अगर सिंपल सी भाषा में आपसे ये कहूं कि रण सिंह करण सिंह के समय गुहिल वंश दो ब्रांचों में टूट चुका है। बड़े बेटे ने मेवाड़ पर ही राज किया और जन्म दिया किस शाखा को? रावल शाखा को। और ये चला गया कहां पर? एक छोटे ठिकाने में, और ठिकाना राजसमंद में पड़ता है, सिसोदा। सिसोदिया ठिकाना नहीं है, सिसोदा ठिकाना। इस ठिकाने में रहने के कारण ये व्यक्ति और इसके आगे आने वाली पीढ़ियां सब कहलाए क्या? सिसोदिया। क्या कहलाए? अब दोस्तों इसको भूल जाइए क्योंकि ये केवल एक छोटा ठिकानेदार है। अब प्रॉपर हमारा जो फोकस रहेगा वो राजगद्दी पर रहेगा, क्योंकि भाई राज तो कौन सी शाखा कर रही है? अरे रावल शाखा, हाँ या ना? देखिए क्षेम सिंह ने अपने पुरखों की उपाधि को एक ब्रांच का नाम दे दिया। इसके पुरखों को उपाधि मिली थी बप्पा रावल को, हरित ऋषि ने दी थी रावल की उपाधि, हाँ या ना? हमने बात की थी। बप्पा उसके कार्यों से उसके नाम के आगे लगा, कृत्यों से। उसका जो टाइटल था वो क्या था? केवल रावल। इसने कहा यार हमारे पुरखों को ये टाइटल मिला है तो क्यों ना अपन इसी को अपनी पहचान बनाई, और इसने पहचान घोषित कर दिया कि हम आज से ब्रांच घोषित कर रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं, इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है, इसका पुत्र है, इसके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र है इसका सामंत सिंह, सामंत सिंह। अच्छा, सामंत सिंह भी कौन सा है, रावल सामंत सिंह। लिखूं क्या आगे, रावल लिख देता हूं, हाँ आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या नाम है इसका, और इसका नाम क्या है। अरे रावल शाखा की शुरुआत ही किसने की है, पहला राजा है ये क्षेम सिंह, अंतिम राजा होगा रावल रतन सिंह। इस ब्रांच का पहला राजा कौन है, क्षेम सिंह, और लास्ट में चलेंगे अपन किसकी ओर, रावल रतन सिंह। कोई दिक्कत नहीं है, सुनते हुए चले जाना केवल ध्यान से, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, बड़ा बेटा राज करता है या छोटा, बड़ा बेटा राज करता है, ये राजा बनेगा, ठीक है। इसका छोटा भाई है कुमार सिंह, रावल कुमार सिंह बोल दो, है ना कुमार सिंह। एक नाम हमें कहीं कहीं उसका मिल जाता है पदम सिंह, सॉरी मथन सिंह, मथन सिंह, क्या नाम मिल जाता है, मथन सिंह। ये दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है, कुमार सिंह या मथन सिंह, छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये राज कर रहा है मेवाड़ पर। दोस्तों इसके समय क्या होगा, इस व्यक्ति के समय, थोड़ा छोटा करते हैं अपन इसको, है ना, हम बहुत शानदार एक डायग्राम बनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये दिख जाएगा आपको। नहीं दिखता है तो मैं बोल रहा हूँ ना कई बार, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, एक बात कई बार बोली जाएगी। दिख जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सुनिएगा साथियों, इस रावल सामंत सिंह के समय, रावल सामंत सिंह के समय कीर्तिपाल ने, किसने, कीर्तिपाल को मुंडौत नैणसी ने कीतू कहा है। कीतू एक महान राजा है, कीतू एक महान राजपूत, ऐसा कहा है मुंडौत नैणसी ने। हम नाडौल जालौर वाली शाखा में पढ़ेंगे कीर्तिपाल उर्फ कीतू के बारे में। इस कीर्तिपाल ने आक्रमण कर दिया किस पर, रावल सामंत सिंह पर। किस पर आक्रमण कर दिया, रावल सामंत सिंह पर। देखो एरो का मतलब आक्रमण है, और आक्रमण हुआ है 1177 में। कब हुआ है आक्रमण, 1177 में। अब जरूरी नहीं है कि राजा सामना करे एक दूसरे का, हाँ या ना, ये व्यक्ति सामना नहीं कर सका किसका, कीतू का, और कीतू ने अधिकार कर लिया। देखो मैं यही लिख रहा हूं छोटा सा, अधिकार, अधिकार किया भाई कहां पर, मेवाड़ पर। इसका जो राजधानी वाला इलाका था ना, उसको जीत लिया किसने, कीतू उर्फ कीर्तिपाल ने। किसने जीत लिया, कीतू उर्फ कीर्तिपाल ने। कब जीता, 1177 में। ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये चला गया दोस्तों कहां पर, वांगड़ में, वांगड़ क्षेत्र, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, है ना, वागड़ क्षेत्र में ये चला गया, क्लियर। यहां पर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में जब ये चला गया, तो दोस्तों इसने यहां पर डाली नींव। क्या डाली, नींव। किस वंश की डालेगा बताओ, भैया रावल तो वंश ही नहीं है, क्या सीख रहे हो आप, गुहिल वंश की। किस वंश की, गुहिल वंश की। किस वंश की नींव डाल दी इसने, गुहिल वंश की नींव डाल दी। और नींव डालेगा तो कोई ना कोई राजधानी बनाएगा, अरे हाँ या ना, राजधानी बनाया वटपद्रक को। किसको बनाया, वटपद्रक को। वटपद्रक ये बड़ौदा जो अपना गुजरात में पड़ता है, उसके आसपास का कोई इलाका बताया जाता है, ठीक है। वहां इसने अपनी राजधानी स्थापित कर दी। अब आराम से राज कर रहा है कौन, सामंत सिंह, क्लियर। दोस्तों कीर्तिपाल ने जब अटैक किया सामंत सिंह पर, इसकी जानकारी देखो, स्टार लगा के लिख लेंगे यहां, सामंत सिंह और कीर्तिपाल, सामंत सिंह और कीतू के संघर्ष की जानकारी, कीतू के संघर्ष की जानकारी, कीतू के संघर्ष की जानकारी, संघर्ष मतलब लड़ रहे झगड़ रहे, जो संघर्ष की जानकारी कुंभलगढ़ शिलालेख से मिलती है। किससे, कुंभलगढ़ शिलालेख, शिलालेख से मिलती है, क्लियर। कुंभा के समय का शिलालेख है, इसमें यह कहा गया है कि हाँ भाई कीर्तिपाल ने कभी आक्रमण किया था मेवाड़ पर, और सामंत सिंह से यह इलाका छीन लिया था, क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या होता है, कीर्तिपाल जब मर जाता है, तो इसके बाद राजा बनता है समर सिंह। कौन, समर सिंह के बाद राजा बनता है उदय सिंह। इसके वंशजों से ये व्यक्ति गैंग बना के अपने घर पर वापस नियंत्रण स्थापित कर लेता है। नहीं यही बात समझ में, अरे ये थोड़ी मरा है, ये यहीं घूम रहा है, इधर उधर इलाके में छुप गया, तो ये मौके की तलाश कर रहा है। कीर्तिपाल तो मजबूत था, उसको तो ये कूट पीट के वापस नहीं ले सकता था मेवाड़ को, लेकिन इसके जो वंशज हैं उनमें स्पेशल नाम आएगा समर सिंह का। समर सिंह के समय इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने वापस कैप्चर कर लिया किसको, मेवाड़ को। यहां से वापस चले गए कौन, ये कीर्तिपाल के वंशज, है ना। कीर्तिपाल का अधिकार खत्म हो गया इसके मरने के बाद। देखो मेवाड़ पर अधिकार किया, ऐसे लिख दूं मैं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया,
मेवाड़ पर उन्हें अधिकार। अब यहां पर राज करेंगे छोटे भाई के वंशज, बड़ा भाई चला गया कहां पर, वांगड़ क्षेत्र में। हम ये देखेंगे कि जब एकीकरण होगा राजस्थान का तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में भी गुहिल वंश राज कर रहा है। ये बाद में वांगड़ जो क्षेत्र है ये दो भागों में टूट जाएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, राणा सांगा की मृत्यु के बाद। क्लियर? जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाएगी ना तो ये जो क्षेत्र है, जैसे हाड़ौती वाला इलाका है तो हाड़ौती में दो रियासतों में टूट गया था वो, बूंदी और कोटा। भाई प्रॉपर क्षेत्र तो कौन सा था, हाड़ौती, लेकिन इस समय ऐसा आया कि जो बूंदी रियासत थी वो दो भागों में टूट गई थी, एक बन गई कोटा और एक बनी रह गई बूंदी। एक समय ऐसा भी आया कि कोटा भी दो भागों में टूट गया था, झालावाड़ और कोटा, आया ना। तो ये जो क्षेत्र है ये समय के साथ टूटेगा, वांगड़ जो क्षेत्र है किसमें, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। क्लियर? अभी इसको छोड़ो, अब राजगद्दी कहां है, किसके पास है, कुमार सिंह या मथन सिंह के पास। क्लियर? ठीक है, अब सुनिएगा साथियों, कुमार सिंह और मथन सिंह का एक पुत्र है, उसका नाम है पदम सिंह। कौन है, पदम सिंह। हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये चल रहा है अब राजा। और पदम सिंह का पूरा नाम बोलो, रावल पदम सिंह। इस रावल पदम सिंह का पुत्र है रावल जैत्र सिंह। ये इसके बाद राजा बना कौन भाई, रावल जैत्र सिंह। इस ब्रांच का सबसे बड़ा राजा है, रावल शाखा का कौन, रावल जैत्र सिंह। क्लियर? आगे बढ़ना दोस्तों, इस रावल जैत्र सिंह का बेटा है रावल तेज सिंह। ये पिताजी की तरह बहुत तेज आदमी है भाई, रावल तेज सिंह। इस रावल तेज सिंह का बेटा है कौन, रावल समर सिंह। रावल समर सिंह, चलते जाइए मेरे साथ, हम कई सारी चीजें यहां एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। रावल समर सिंह का बेटा है रावल रतन सिंह। रावल, इसका पुत्र है रावल रतन सिंह। क्लियर? ठीक है साथियों, देखिए यहां से शासनकाल प्रॉपर पिता पुत्र का शुरू हो जाता है दोस्तों। यहां से रावल जैत्र सिंह देखो 1213 से लेकर 53, क्लियर, 53 से 1253 से लेकर और 73 तक। क्लियर? 73 से लेकर और 1302 तक। क्लियर? 1302 से लेकर और 1303 तक। याद रखेगा 1 से 3 नहीं है, 2 से 3 है रतन सिंह का कार्यकाल। आगे क्या बात समझ में? ये कंप्लीट रावल शाखा के राजाओं के बारे में है। रावल शाखा का पहला राजा कौन है, हेम सिंह, और अंतिम राजा कौन है। अब हम ये बात करेंगे इसको अंतिम किसने बनाया। अब तक तो केवल हमने नाम लिखा है, देखिए हम केवल यहां इस शाखा के राजाओं के बारे में परिचय कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमने अभी जैत्र सिंह को नहीं पढ़ा है, डिटेल में पढ़ेंगे जैत्र सिंह को, हम तेज सिंह को डिटेल में पढ़ेंगे, हम समर सिंह को डिटेल में पढ़ेंगे, और रतन सिंह को तो पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि परीक्षा उपयोगी सामग्री बहुत है उसमें। आया ना? आगे बढ़ूं मैं उधर, एक बार वापस रिपीट करूं या चल जाएगा काम? नहीं, आप वीडियो को वापस देखना तब मजा आएगा, आप वीडियो को वापस देखना तब मजा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनना, हाँ देखना एक बार कि अब हम आ चुके हैं कहां पर, रावल रतन सिंह। क्लियर? दोस्तों ये जो समर सिंह है, इस समर सिंह के दो बेटे थे, एक बेटा तो रतन सिंह था, एक बेटा था कुंभकर्ण। कौन था? लेकिन हमने यहाँ कुंभकर्ण का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो राजा नहीं बना, वो चला गया था नेपाल। कुंभकर्ण इसी के समय चला गया कहां पर, नेपाल, और उसने नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली। ब्रांच की नींव नहीं डलती है, गुहिल वंश की नींव। अरे भाई रावलों की नींव थोड़ी डालेगा, गुहिल वंश की। कौन सा वंश चल रहा है, गुहिल वंश की उसने क्या डाल दी, नींव डाल दी। क्लियर? बोलो बात यहां तक समझ में आ गई क्या, है ना? इनके शासनकाल भी याद मत करना, रतन सिंह का याद कर लेना, अगर आप चाहते हो फिर भी तो देख लेना हल्का फुल्का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हल्का हल्का सा देख लेना, क्योंकि यहां से क्रम से चल रही है कहानी, पिता पुत्र पिता पुत्र पिता पुत्र। क्लियर? अब समझो, देखना अब क्या होता है दोस्तों, ये व्यक्ति चित्तौड़ पे राज कर रहा है। क्लियर? और इसकी जो रानी है, रानी का नाम है क्या, पद्मिनी। पद्मनी लिख दो या पद्मिनी लिख दो। जो स्टूडेंट पद्मावती बोल रहे हैं वो एक बार कान पकड़ के ये बोलेंगे कि रानी का नाम पद्मावती नहीं है, पद्मनी या पद्मिनी। बताओ पद्मिनी करूं या मनी सही है? हाँ, मिनी ठीक लगेगा, दोनों रानी के ही नाम है, पद्मिनी या पद्मनी। क्लियर? ठीक है, अब सुनना क्या होता है। इसके समय जब ये राज कर रहा है चित्तौड़ पर, तो इसके समय दिल्ली की ओर से, कहां की ओर से, दिल्ली की ओर से आक्रमण करता है एके। एके का मतलब अरविंद केजरीवाल मत समझना हाँ, अरे अरविंद केजरीवाल जी तो आक्रमण ही नहीं कर सकते किसी पे, नहीं है बात समझ में, थोड़ा देख तो लिया करो। अलाउद्दीन खिलजी, एके आक्रमण कर देता है दिल्ली की ओर से, किस पर, रावल रतन सिंह पर। किस पर? और ये आक्रमण होगा 1303 में।
और ये व्यक्ति अधिकार कर लेगा। कहां पर अधिकार कर लेगा? चित्तौड़ में ये व्यक्ति क्या कर लेगा दोस्तों? अधिकार कर लेगा। अब सुनिएगा ट्विस्ट क्या है। इस आक्रमण के समय, शिलालेखीय प्रमाण है, कुंभलगढ़ शिलालेख में लिखा हुआ है, इस आक्रमण के समय रतन सिंह की हेल्प करने आएंगे सिसोदिया। इस आक्रमण के समय जब रतन सिंह घिर गया, क्योंकि दोस्तों इसमें 5 से 6 महीने लगे तोड़ने में, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। क्या तोड़ने में? चित्तौड़ तोड़ने में। तो भाई समय तो लगेगा ना, तो इसके परिवारजन है आखिरकार ये। तो अब संकट परिवार पे आता है तो अपन जाते नहीं जाते? अरे जाते हैं भाई, लड़ाई झगड़ा दूर की बात है, बात परिवार की आ गई। यहां से आता है सिसोदा ठिकाने का ठिकानेदार लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। कौन आता है? देखो अब हमें बीच के जो ठिकानेदार हुए थे उन्हें नहीं देखना है। देखो ये कई हैं, आ गए ना नीचे, हमें नहीं पता कौन हुए थे, क्योंकि हम मुख्य गद्दी यहां पढ़ रहे हैं, रावलों के पास है मुख्य गद्दी, ये तो ठिकानेदार है। अरे ठिकानेदारों की कौन लिस्ट बनाएगा? है ना। अब यहां रतन सिंह के समय, सुनिएगा अच्छे से, रतन सिंह के समय सिसोदा ठिकाने का ठिकानेदार कौन सिसोदिया था? लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। सुनते जाइएगा, लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। मैं सिसोदिया लिख दूं क्या? सब सिसोदिया कहलाएंगे, ठीक है। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। दोस्तों लक्ष्मण सिंह सिसोदिया को पता चला कि यार ऐसे ऐसे बात है, कोई शत्रु दल आके और चित्तौड़ को घेर के बैठ गया। तो अब लक्ष्मण सिंह ने अपने सभी पुत्रों को इन्फॉर्म किया। इसके पास जो पुत्र है ना दोस्तों, वो 6 से 7 पुत्र बताए जाते हैं। कितने पुत्र? 6 से 7 पुत्र थे। इसने स्वयं आया रक्षा करने के लिए चित्तौड़ की, और अपने पुत्रों को भी ले आया। अरे भाई जब पिताजी लड़ने जा रहे हैं तो बेटे पीछे हट जाएंगे क्या? ये सब के सब आ गए। क्या मुझे बताओ ये जीतेंगे? अरे जीतेंगे क्या? क्या रतन सिंह जीतेगा? ये बचेंगे क्या? नहीं। क्या रतन सिंह बचेगा? अरे मुख्य कैप्टन ही गया, ये राजा थोड़ी थे। राजा तो ये था भाई, खिलजी की कूटनीति का, खिलजी के छल का, खिलजी के धोखे का सामना नहीं कर सका। कौन? रतन सिंह। मैंने वीरता तो नहीं बोल दिया गलती से, माफ कीजिएगा अगर वीरता बोल दिया हो तो, वैसे यूज नहीं करूंगा मैं वीरता शब्द को। हाँ, रतन सिंह बड़ा वीर था कि उसने फैसला कर लिया था कि अपन झुकेगा नहीं। नहीं पुष्पा नहीं था रतन सिंह, पुष्पा का भी फूफा था, पुष्पा तो बेटा है उसका। हाँ रतन सिंह बहुत अड़ियल राजा है। 6 महीने तक धूल फांकता रहा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के नीचे बैठ के धूल खाता रहा, और बार बार अपनी हट पर कायम है। कौन? रतन सिंह। कि खिलजी तेरे जैसे बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, बेटा ये गढ़ चित्तौड़ है, इसको तोड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर लेकिन छल तो छल ही होता है ना। ये बड़ा छलिया है ना। एक एक की बात कर रहा हूं मैं, इधर उधर मत ले जाना दिमाग को, कहीं दूसरा नाम जोड़ दो एक से, ठीक है। देखो अब लक्ष्मण सिंह आया, ये सभी के सभी मित्रों यहां काम आए, सब गए। एक पुत्र है इसका, इन सब में एक पुत्र है इसका दोस्तों, और उस पुत्र का नाम है अरी सिंह। कौन? अरी सिंह। अरी सिंह का एक बेटा होगा, और उस बेटे का नाम है हम्मीर सिसोदिया। हम्मीर सिसोदिया। ये व्यक्ति अपने दादाजी की मौत का बदला, और अपने पूर्वजों की, पूर्वज मतलब ये भी तो इसका पूर्वज है ना, ये और इनके जो सहयोगी मारे गए उन सब की मौत का बदला लेगा, कब्जा करके। कहां पर? चित्तौड़ पर। और ये व्यक्ति, जगह कम पड़ रही है, ये व्यक्ति चित्तौड़ पर क्या करेगा? अधिकार। और 1326 में अधिकार करेगा। कौन? हम्मीर। कौन करेगा? हम्मीर। और अपने नाम के आगे लगा देगा क्या? राणा। और हम इसे इतिहास में जानते हैं किसके नाम से? राणा हम्मीर सिसोदिया। अब मैं यहां पर रुकता हूं। अच्छा आपको क्या ये पता कि मैं यहां क्या चर्चा कर रहा था? पता चला? मैंने यहां चर्चा की है कि किस राजा के समय गुहिल वंश 2 ब्रांचों में टूट गया, कैसे 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 धीरे धीरे रावल चल के रतन सिंह तक पहुंचे, और रतन सिंह कैसे मिट गया, और कैसे यहां सिसोदिया आ गए। आ गई क्या बात समझ में? आया ना। अब जितने भी राजा होंगे वो सब अपने नाम के आगे लगाएंगे राणा, और कोई बड़ा राणा है वो लगा देगा महाराणा। क्लियर? जब रावल मिट गए, एक ब्रांच तो ये थी, तो सिसोदियाओं को हम या तो वंश कहने लग जाते हैं, या प्रॉपर तो सिसोदिया शाखा है। वंश तो कौन सा है? गुहिल वंश है। क्लियर? कोई समस्या यहां तक? एक बार और आपको ये बता दूं कि अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, इसके बारे में भी नहीं पढ़ा है, केवल मैंने ये बताया कि कैसे ये मिट गए, और कैसे रावल मिटे, कैसे सिसोदिया यहां आए। बोलो बात समझ में आई? अब आप इसको नोट कर दो बिल्कुल एज इट इज, सेम नोट कर दो। नोट आपने हो गया। अब सुनिएगा साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे क्या होता है देखिए, ऐसा बताया जाता है कि ये जो 6-7 पुत्र थे, इसमें से कुछ पुत्र बच गए थे, 2 के आसपास बताते, 2-3, और वो 2 पुत्र यहां पर तो खिलजी का अधिकार हो गया था चित्तौड़ पर, रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए, लक्ष्मण सिंह भी प्राप्त हो गए। वो 2 पुत्र लक्ष्मण सिंह के बच के दक्षिण की ओर चले जाते हैं, और दक्षिण में जब वो चले जाते हैं तो उन्हीं की पीढ़ी में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। इसीलिए शिवाजी अपना संबंध सीधा जोड़ते हैं किससे? सिसोदियाओं से, या चित्तौड़ से, या मेवाड़ से।
क्लियर, इन्हीं के वंशज हैं सिसोदियाओं के, शिवाजी स्वयं भी मानते थे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब हम किस शासक के बारे में पढ़ेंगे, कहां से शुरू करेंगे, यहां से। अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे और यहां पहुंचेंगे। ठीक है, ये 4 राजा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चारों के चारों। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा साथियों, देखो हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की, मेवाड़ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो मेवाड़ पर गुहिल वंश राज कर रहा है। कौन सा वंश, गुहिल वंश राज कर रहा है। अगर ब्रांच पूछ ले, ब्रांच, तो आप कहोगे कौन सी शाखा, रावल शाखा। क्लियर, वंश कौन सा है, गुहिल वंश है। अब यहां एक राजा राज करेगा और उस राजा का नाम है रावल जैत्र सिंह। अच्छे से समझिएगा जैत्र सिंह के बारे में, रावल जैत्र सिंह। शासनकाल 1213 से लेकर और 53। क्लियर, सुनिए साथियों, जैत्र सिंह की जो राजधानी है, जैत्र सिंह की जो राजधानी है, वो राजधानी क्या है, राजधानी है नागदा। क्या है दोस्तों, राजधानी नागदा है। और नागदा अपना पता ही है आपको, उदयपुर में पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सुनते हुए चले जाओगे आप। देखो इस जैत्र सिंह के समय दोस्तों दिल्ली की ओर से, किसकी ओर से, दिल्ली की ओर से 2 आक्रमणकारी आएंगे। एक का नाम इल्तुतमिश है और इल्तुतमिश के बाद लगभग 1248 में आएगा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, मैं पहले ही लिख रहा हूं इसको एक साथ, जिससे आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाए, क्योंकि इजीली तो यही पूछेगा भाई कि जैत्र सिंह के समय दिल्ली की ओर से किस किसने आक्रमण किया, तो शॉर्टकट में यहां बता दोगे यहीं से। क्लियर, एक तो नसीरुद्दीन महमूद, पहले हम समझेंगे किसके आक्रमण को, इल्तुतमिश के आक्रमण को। आराम से राज कर रहा है मेवाड़ पर रावल शाखा का राजा जैत्र सिंह, 1213 से लेकर 53 तक। राजधानी क्या है, नागदा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये क्या है, आक्रमण कर देता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश अपनी सेना को लेकर और बढ़ रहा है कहां की ओर, भाई राजधानी की ओर ही आएगा। मेवाड़ में प्रवेश किया और धीरे धीरे राजधानी की ओर आगे बढ़ रहा है। किन्हीं कारणवश जैत्र सिंह को इसके आक्रमण की भनक ना लगी, है ना, कोई हो गई मिस्टेक, है ना, कई बार हमसे भी मिस्टेक हो जाती है हमारी सेना से, और आक्रमणकारी आ जाते हैं आतंकवादी, फिर उनको बाद में सॉर्ट आउट करना पड़ता है हमें, हो जाती है सूचना में कई बार मिस्टेक। तो अब क्या होता है, इल्तुतमिश राजधानी के नजदीक पहुंच गया। जैसे ही पता चला जैत्र सिंह को, जैत्र सिंह मैदान में कूद पड़ा। क्लियर, और ये जो अटैक माना जाता है ये 1227 के आसपास की घटना है दोस्तों, कब की, 1227। अब मैं पहला युद्ध का डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, लास्ट तक कोई भी युद्ध होगा, इवन हम 1857 की क्रांति में भी युद्ध के डायग्राम बनाएंगे, जो कि कुशाल सिंह लड़ रहा है जोधपुर की सेना से और अंग्रेजों की सेना से, उसमें भी हम सेम युद्ध का डायग्राम बनाएंगे। अब बना रहे हैं, या युद्ध 50 करें हम, 50 युद्ध लिखें अपने नोटबुक में, तो सब जगह एक ही डायग्राम बनाएंगे। मेरा सिद्धांत एक है कि मैं बार बार फॉर्मेट चेंज नहीं करता हूं, एक बार फॉर्मेट को दिमाग में बिठाइए और फिर उसमें ही आंकड़े चेंज करते हुए चले जाइए, केवल उसमें डेटा चेंज करना है। देखो क्या होगा, ये कोई भी युद्ध का मैदान है, मैं एक बार समझा रहा हूं कि कैसे बनेगा युद्ध का डायग्राम। देखो ये कोई भी युद्ध का मैदान है, इस प्रकार से यहां बन गया। भाई आधे आधे में तो लड़ेंगे ना, है ना, इधर से माना ए लड़ रहा है और इधर से माना बी लड़ रहा है। ठीक है, ये आधा आधा सेना उसकी खड़ी है, ए की और बी की। क्लियर, अब माना ये जो बी है ये ए को हरा दे, बी है जो ए को हरा दे, तो परिणाम तो युद्ध के बाहर ही निकालेंगे अपन। देखो इस प्रकार से ऐसे बना देंगे अपन इसको, जीतने वाला ऊपर के भाई बी जीत गया, हारने वाला ए हार गया। ये है युद्ध का डायग्राम, सभी चीजें एक डायग्राम के अंदर आ जाएंगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। आई क्या बात समझ में, बनाऊं मैं 2-3 बार आपको बनाना सिखाता हूं, आप भी हमेशा यही बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कितनी भी जल्दी नोट्सों को खोल लेना, फटाफट से ऐसे पेज खोल लेना, अलग से पता चल जाएगा कि इस पेज पर मैंने युद्ध का डायग्राम बना रखा है। देखो कैसे बनेगा युद्ध का डायग्राम, समझना, अच्छे से ध्यान देना। देखो इस प्रकार से कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। देखो ऐसे 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 और एक बार ऐसे, अभी नहीं आई बात समझ में, एक बार वापस सुनो। देखो ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एक बार ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, कुल देख लेना कितने ऐसे ऐसे। क्लियर, एक बार और वापस बना रहा हूं मैं। देखो ऐसे 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 और फिर ऐसे ऐसे। आ गई क्या बात समझ में, नहीं आई, आ गई। अब बना दे, इनको साफ कर दे। हाँ ठीक गई, अब कैसे कैसे बनाना है, ठीक है। अब भाई हमें युद्ध का डायग्राम बनाना है, मैं तो डायग्राम बनाना सिखा रहा था आपको, है ना, बहुत अच्छा लगेगा ऐसा डायग्राम।
देखो ऐसे 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 और फिर लास्ट में ऐसे ऐसे। क्लियर? देखो सुनना दोस्तों, ये युद्ध होगा भूताला का युद्ध, और भूताला पड़ता है कहां पर? नागदा के समीप। देखो भूताला का युद्ध, देखो कब लड़ा गया? 1227 में। बहुत आसान है, जीतने वाला ऊपर हारने वाला नीचे, जीतने वाला ऊपर हारने वाला नीचे। अब सुनो इसमें क्या हुआ। इस युद्ध में जीत हो रही है रावल जैत्र सिंह की। पहले डायग्राम बना लेते हैं फिर सुनेंगे। रावल जैत्र सिंह इसमें जीत गया। इसमें भयंकर हार हुई है किसकी? इल्तुतमिश और उसकी सेना की। इल्तुतमिश का नाम नीचे लिखेंगे, है ना, जीतने वाला ऊपर और हारने वाला नीचे। इसको साफ कर देते हैं थोड़ा सा यहां से। देखो अब क्या होता है, इस युद्ध में इसके दो सेनापति और हैं, ऐसे लिख देंगे सेनापतियों के नाम। किसी भी युद्ध में अगर सेनापति भाग ले रहे हैं तो परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राजा से भी महत्वपूर्ण है। पेपर में राजा का नाम लेकर सेनापति का नाम पूछे, ठीक है। देखो सेनापति, एक सेनापति का नाम है बालक, हालांकि ये बालक नहीं था, ऐसा मत सोचना कि तीसरी क्लास का टावर है, उसका नाम है बालक। बालक और एक का नाम है मदन, एक है बालक और एक है मदन, ठीक है। अब मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं, देखो बॉक्स में बंद करना पड़ेगा इसको भाई। चलो इसको कर देते हैं हम एक बार बॉक्स में बंद कर देते हैं। देखो अभी इसको अपन बॉक्स में करेंगे बंद। हाँ देखो इस प्रकार से हमने इसको बॉक्स में कर दिया बंद। बोलो बात समझ में आई? आ गई क्या? अब सुनो इस युद्ध में क्या हुआ दोस्तों। इल्तुतमिश की सेना धीरे धीरे बढ़ी नागदा की ओर। सूचना मिली फटाफट किसको? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह मैदान में तलवार लेके कूद पड़ा। जैत्र सिंह सबसे पहले फ्रंट में युद्ध लड़ रहा है। ये जितने भी आक्रमणकारी हमारे राजस्थान में आते थे आक्रमण करने, वो एक काम तो बखूबी से करते थे, एक तो धोखा, धोखा, और दूसरा युद्ध को लड़ते नहीं थे, केवल युद्ध को टैकल करते थे, यानी युद्ध लड़वाते थे। सबसे पीछे युद्ध मैदान में बैठा है कौन? इल्तुतमिश। आगे आगे बीच मैदान में लड़ रहा है कौन? जैत्र सिंह और उसके दो सेनापति बालक और मदन। इस शत्रु सेना को बड़ी भयंकर तरीके से क्षति पहुंचाई किसने? जैत्र सिंह की सेना ने, और इनको पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। ये दृश्य अपनी आंखों से देखा किसने? इल्तुतमिश ने। अब पीछे जो मैच को देख रहा है उसको पता चल जाता है किस पक्ष का पलड़ा भारी है, क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा। तो पता चल गया किसको? इल्तुतमिश को, हार से पहले कि बेटा कंफर्म रजिया गुंडों में फंसने वाली है और यहां से भाग सके तो भाग ले। दोस्तों पीछे के पीछे भागना शुरू कर दिया किसने? इल्तुतमिश ने। कुछ दूरी तक तो शत्रु दल का पीछा किया हमने, जैत्र सिंह की सेना ने, लेकिन भूल हो गई जैत्र सिंह से, इसको सीमाओं के बाहर नहीं खदेड़ा और सेना रुक गई जैत्र सिंह वाली। कह रहे महाराज जाने दो, कायर है, अगर दम होगा तो वापस लड़ने आ जाएगा। भाई बात भी सही है, थोड़ा मोटिवेट हो रखे हैं वो, क्योंकि अभी अभी जीत गए, हाँ या ना। उसके बाद देखो क्या होता है। अब ये जो सेना है इल्तुतमिश की, ये पिट पिटा के बढ़िया से पंजीरी वगैरह लेके, पंजीरी समझते हो ना, गरम गरम पंजीरी दे दी, जैत्र सिंह ने भगा भगा के मारा। ये सेना अब इस मैदान से, और दोस्तों जा रही है कहां की ओर? भाई दिल्ली की ओर जाएंगे यहां से, इस प्रकार से ये जा रहे हैं कहां की ओर? दिल्ली की ओर। बीच में जैसे ही ये क्रॉस कर रहे हैं किसको? नागदा को। तो इसके सैनिकों ने कहा महाराज इल्तुतमिश से कि महाराज आप तो ये कह रहे थे टोटे टोटे कर देंगे उसको, भगा भगा के मारेंगे, और इत्तू सा राजा है वो, महाराज उसने तो छक्के छुड़ा दिए, नानी याद करवा दी, हाँ बहुत चांटे मारे नालायकों ने, लाल कर दिए गाल। तो इल्तुतमिश कह रहा है भाई अब क्या हो यार, बता तो सही। बोलो महाराज ऐसा करो, क्षतिपूर्ति तो करके चलो, कम से कम कुटवा के तो ले जा रहा है घर। हाँ कल को केजरीवाल जी सबूत मांगने लग गए तो क्या सबूत देंगे हम? केजरीवाल जी सबूत बहुत मांग लेते हैं कई बार, पता होगा आपको, आया ना। तो अब इस इल्तुतमिश ने कहा क्या करें? कोई सैनिक बोला महाराज जगह को तोड़ फोड़ दो। ये दोस्तों एंट्री कर गए किसमें? नागदा में, और पूरी राजधानी को थोड़ी देर में ही अस्त व्यस्त कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। जबकि नागदा का जो पूरा दल और बल था, सेना थी, वो कहां थी? भूताला। और वो तो हर्षोल्लास से आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जश्न मनाते हुए आ रहे हैं। हम जैसे आप जैसों ने कंधों पे बिठा रखा है किसको? जैत्र सिंह और सेनापतियों को। सेना धीरे धीरे प्रवेश कर रही है राजधानी की ओर। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। एक मंत्री भागा भागा आया रास्ते में, वो भाग गया था इधर से जब ये तोड़ फोड़ रहे थे। जैत्र सिंह को तो बताऊं, कम से कम एक मंत्री आया, महाराज महाराज अनर्थ हो गया। जैत्र सिंह तो बड़ा खुश था, क्योंकि जैत्र सिंह ने दिल्ली को कूटा है, हल्की बात मत समझना, वो दिल्ली का राजा है, तो भगा भगा के मारा है। एक तो होता है हारना, एक होता है गजब बेइज्जती होना, मैदान छोड़ के भागना। इसमें ज्यादा बड़ा अपमान है, एक सम्मानजनक हार हो जाए 1 रन से, तो ऐसा लगता है यार लड़ी तो सही कम से कम टीम, और एक 100 रन से हार जाए, और जबकि रन बनाए थे टोटली 105, तो हंसी आएगी देखकर। नहीं ये बात समझ, दूसरी टीम ने 105 ही बनाए तो 100 से हरा दिया, तो 5 ही रन बनाए पूरी टीम ने, आया ना।
देखो है दोनों हार, हार वो भी है और हार ये भी है, 1 रन वाली, लेकिन वो हार सम्मानजनक हार है, इज्जत बचाने वाली। यहाँ इज्जत भी नहीं बचा पाए, भागना पड़ रहा है, हाँ या ना। अब देखो ये राजधानी में प्रवेश करके एक मंत्री भागा भागा पहुंचा किसके पास, कि महाराज महाराज अनर्थ हो गया, गंदा सा मुंह बना रहा है। महाराज ने कंधों बैठा था, बोलो नीचे उतार एक बार, नीचे उतार। उसने नीचे उतारा सैनिक ने, और बोल रहा है उससे, मनुष्य आदमी कम से कम तेरी शकल सही नहीं है तो बात तो सही किया कर यार, तुझे पता है कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की आज हमने और हमारी सेना ने। महाराज उपलब्धि छोड़ो, लेकिन उसकी बात फिर बीच में काट दी, और चुप चुप कर नालायक, पूरी बात सुन पहले हमारी। पीछे वाले कह रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं, बोलो पहले बात सुन महाराज की। महाराज मेरी बात सुनो, टाइम नहीं है। बोल नहीं, तू हमारी बात सुन। आज हमने दिल्ली की सेना को भगा भगा के मारा है, भयंकर खदेड़ दिया है। महाराज वो बात सही है, कल छप जाएगी राजस्थान पत्रिका में, दैनिक भास्कर में, पर लेकिन पहले बात सुनो, उस भागी हुई सेना ने, उस पिटी कुटी सेना ने आपके महानगर को ध्वस्त कर दिया है। आंखें फटी की फटी रह गई किसकी? रावल जैत्र सिंह बोल रहा है, यार ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज शत्रु दल प्रवेश कर गया कहां पर? राजधानी में, और पूरी राजधानी को अस्त व्यस्त कर दिया, आग लगा दिया। अब जैत्र सिंह उसको देख रहा है अपनी सेना में, जो सेना धीरे धीरे इधर चल रही थी, तो किसी ने बोर्ड देख लिया एरो का, दुकान इधर है, तो वो जाने में लेट हो गया जैत्र सिंह। जैत्र सिंह उस नालायक को ढूंढ रहा है, बोल कौन सा था? ये कह रहा था सर दुकान आ गई महाराज। हाँ, तो सब कह रहे नहीं नहीं सर, हमने तो नहीं कहा था कुछ भी। अरे बोल मूर्खो भागो। अब जैत्र सिंह भागा भागा आ रहा है कहां से? भूताला से। जब तक भाग गया कौन? इल्तुतमिश तो भागने में एक्सपर्ट है, उसने पीएचडी कर रखी है, ये बात समझ में। लड़ने वड़ने का तो छोड़ो, डिग्री है नहीं उसके पास, लेकिन पीएचडी तो कर रखी है किसमें? भागने में। भाग गया। अब सैड सॉन्ग सुन रहा है नागदाम बैठ के, कौन? जैत्र सिंह। सुनेगा नहीं सुनेगा? जैत्र सिंह कह रहा है अपने मंत्रियों से, बोल मंत्री जी ये जीत कैसी जीत है, जो फीलिंग ही नहीं आ रही अंदर से कि हम जीत गए। भाई बात तो सही है, कैसे आएगी फीलिंग बताओ? पूरा नगर तहस नहस पड़ा है, कितना पैसा लगाया, आया ना? जैत्र सिंह कह रहा है यार मजा नहीं आया। अब भी जैत्र सिंह उसी आदमी को ढूंढ रहा है जिसने एरो देखा था, और यार वो नालायक नहीं मिल रहा मुझे। बढ़िया 1-2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं यहाँ पर, लेकिन रास्ते में रुकवा दी सेना कि महाराज दुकान आ गई। हाँ, टाइम से आ जाते। अब क्या होता है सुनिएगा। जैत्र सिंह ने फटाफट से मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई और कहा मंत्रीजनों दिमाग लगाओ, आज एक हारी हुई सेना ने हमारी राजधानी को इतनी क्षति पहुंचाई है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए वर्तमान में कोई ऐसा दिन आए कि हम राजधानी को कुछ समय के लिए छोड़ के चले जाएं, तो ऐसा कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा आएगा और हमारी पूरी वर्षों की मेहनत को तहस नहस करके चला जाएगा घंटे 2 घंटे में। ठीक है, हाँ महाराज ये तो देखा है हमने, प्रैक्टिकली हुआ है अभी। तो एक सुरक्षित स्थान चुनिए जहां हम राजधानी को ट्रांसफर कर दें। अब हम यहाँ निर्माण नहीं करवाएंगे। क्यों? अब हम यहाँ नहीं रह सकते, ये सुरक्षित स्थान नहीं है। इसका मतलब दोस्तों क्यों नहीं था सुरक्षित? क्योंकि ये जो नागदा है ना, ये जंगली वाले इलाके में था और समतल इलाके में था। माना जंगल में है लेकिन समतल में है। जैत्र सिंह ने कहा कि फटाफट से दिमाग लगाओ और किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करो। अब हम वहां ट्रांसफर करेंगे किसको? राजधानी को। मंत्रियों ने चित्तौड़ को चुन लिया। मंत्रियों ने किसको चुन लिया? चित्तौड़ को। लेकिन अभी यही रुक जाना। अब दोस्तों यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस युद्ध का वर्णन, युद्ध की जानकारी लिख दो या वर्णन लिख दो? युद्ध की जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है अमीर मद मर्दन, अमीर मद मर्दन, और इसका राइटर है, गुजरात का राइटर है जयसिंह सूरी। सूरी मतलब जैन। कौन सा राइटर है? जयसिंह सूरी। वापस सुनिएगा, पूरे भूताला युद्ध की जानकारी, इल्तुतमिश के कुटने पिटने की जानकारी, जैत्र सिंह के जीतने की जानकारी कंप्लीट हमें मिलती है किसमें? अमीर मद मर्दन में। और यह जानकारी दे रहा है कौन? जयसिंह सूरी। सुनिएगा दोस्तों, इसमें मद का मतलब होता है घमंड, मद का, और मर्दन का मतलब होता है तोड़ देना। जयसिंह सूरी कह रहा है कि बड़े मद में आया था कौन? इल्तुतमिश। उसके मद का मर्दन कर दिया, तोड़ दिया। किसने? किस युद्ध में? मार मार के भूत बना दिया। मार मार के क्या बना दिया? भूत बना दिया। इस पुस्तक में हमीर शब्द प्रयोग किया गया है इल्तुतमिश के लिए, ये अच्छे से याद रखना। देखो कई बार मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं बहुत आसान भाषा में। कई बार क्या होता है, आपने आज के ट्रेंड में देखा होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, स्पेशली मीडिया रिपोर्टर या कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति किसी पर तंज कसता है तो ये कहता है कि ये तो गोदी मीडिया है, जबकि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है बताओ? मोदी मीडिया बोलना चाह रहा है। लेकिन सीधा सीधा मोदी मीडिया बोल देगा तो कार्रवाई होने का डर है। कई सारी एजेंसी है, ईडी है, सीबीआई है, वगैरह वगैरह वगैरह, ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत है, आया ना? तो वो क्या करते हैं, सीधा गुगली बॉल फेंकते हैं सामने वाले को
और आउट कर देते हैं उसको। उसको भी पता है क्या कहना चाहता है और कहते हैं कि तू तो गोदी मीडिया है, जबकि वो एक्चुअल में गोदी ऐसे गोदी गोदी ले रखा है। नहीं, इसमें राइटर नाम ले रहा है किसका, लेकिन पूरा नाम नहीं ले रहा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश को बना दिया इसने अमीर, अमीर नहीं अमीर। ये कह रहा है कि हमीर मतलब इल्तुतमिश। बहुत घमंड में आया था, उसके मद का मर्दन कर दिया, चूर चूर कर दिया गुताला के मैदान में। किसने, कौन कौन लड़े इसके साथ, बालक और मदन। एक बार परेशानी आएगी जब हम बार बार इस डायग्राम को बनाएंगे, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीता कौन हारा कौन। जो ऊपर लिख रहा है वो जीता, जो नीचे लिख रहा है वो हारा। ना यहाँ युद्ध का नाम लिखना, ना कहाँ है ये लिखना, ना कब हुआ ये लिखना, सब कुछ इसी में फिल कर दिया मैंने। आ गई के बात समझ में, कोई दिक्कत। युद्ध को ऐसे मत किया करो, ऐसे वर्सेस ऐसे, तो उसमें ये भी लिखना पड़ता है कौन किससे लड़ा, कहां वर्णन मिलता है, सेनापति कौन थे, जीता कौन, हारा कौन। नहीं नहीं नहीं, इतनी सारी चीजें मत लिखो, केवल एक डायग्राम बना दो। युद्ध का डायग्राम बहुत शानदार है अपना। आगे के बात समझ में, आगे बढ़े। एक तो आक्रमण इसके समय हुआ, ठीक है। अब इस आक्रमण के समय राजधानी को तोड़फोड़ दिया गया। अब दोस्तों ये क्या करेगा, राजधानी को ट्रांसफर करेगा। कौन, जयद्रथ सिंह। देखो इसने और इसके मंत्रियों ने राजधानी के रूप में चुन लिया किसको, चित्तौड़ को। किसको चुन लिया, अच्छा सुनिए अच्छे से ध्यान देना, चित्तौड़ को ही क्यों चुना गया। देखो एक नदी है गंभीरी और एक नदी है बेड़च। ये नदी कौन सी है, गंभीरी, और ये नदी है बेड़च। एक नदी गंभीरी, एक नदी बेड़च। इन दोनों नदियों के संगम पे एक पठार है, मेसा का पठार, मेसा का। इस मेसा के पठार के ऊपर बन रहा है क्या, चित्तौड़गढ़। अब जैसे सपोज कीजिए, जैसे कोई शत्रु सेना बढ़ेगी चित्तौड़ की ओर, तो पहले या तो वो गंभीरी नदी क्रॉस करेगी, या कौन सी नदी, बेड़च। आप ये कहोगे सर क्यों बावड़ा बना रहे हो, पीछे से भी तो आ सकते हैं। पीछे से कोई 6 लाइन हाईवे नहीं बन रहा है, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, कंकड़ पत्थर झाड़ियां हैं, कटीली नहीं है बात समझ में। ऐसा थोड़ी पीछे से आके बोला आ जाओ भाई पीछे से आ जाओ। आगे बात समझ में। ये एक तो दोस्तों ये जो चित्तौड़ है ना, आज तक बड़े बड़े आक्रांता आए, बहुत बड़े बड़े आक्रांता। 5 से 6 महीने से पहले तो कोई तोड़ ही नहीं पाया इसको, जीत ही नहीं पाया। या वो अलाउद्दीन खिलजी हो, या वो बहादुर शाह हो गुजरात का राजा, या वो अकबर हो। क्लियर। 3 बार इसको तोड़ने का हमें प्रमाण मिलता है। एक बार हालांकि जीता था बप्पा रावल ने, वो अलग बात है, लेकिन आक्रांताओं के द्वारा 3 बार इसको तोड़ा गया है। 5 महीने, 5 से 6 महीने लगे। क्यों, इसको प्रकृति सपोर्ट कर रही है। एक तो बहुत ऊंचाई पे है, नदियों का संगम है ना, तो इसलिए इसको क्या सपोर्ट कर रही है, प्राकृतिक रूप से सपोर्ट है। तो इसको साथियों राजधानी बना देगा कौन, आपसे पूछा जाएगा किस युद्ध के बाद बनाई, भूताला युद्ध के बाद। अच्छा क्यों बनाई, क्योंकि राजधानी को तोड़ दिया गया था शत्रु दल के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, और फिर एक सुरक्षित स्थान को चुना गया। क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसके समय एक आक्रमणकारी और आएगा चित्तौड़ पे आक्रमण करने, बताओ कौन। अरे अभी हमने बात तो की थी, जयद्रथ सिंह के समय आएगा। कौन आया साथियों दिल्ली से, कब आया, अगर आपसे समय पूछ ले तो। 2 राजाओं को धूल चटाई किसने, ये आया 1248 में। इसकी वकालत करता है फरिश्ता। फरिश्ता कहता है कि एक नासिरुद्दीन महमूद ने जयद्रथ सिंह के समय भी आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, लेकिन वो आक्रमण सफल नहीं हो पाया था। अगर हम देखें तो इसने दोनों ही आक्रमणों को क्या कर दिया था, असफल कर दिया था। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक है ना। अब आगे और बात एक बार कर लेंगे, इसको यहां तक नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, केवल राजा का नाम, देखो नोट्स का फॉर्मेट मेरे अकॉर्डिंग ही रखना, केवल राजा का नाम हेडिंग में डाल दो, केवल ये नाम लिखना है। देखो ये शासनकाल और नाम, इसके अलावा नहीं लिखना है कुछ भी। आप लिख दो तब मुझे बता देना। हाँ बढ़ेगा, देखो अंडरलाइन कर दो इसको और इसमें लिखना शुरू करो। देखो रावल जयद्रथ सिंह के समय, रावल जयद्रथ सिंह के समय दिल्ली की ओर से, रावल जयद्रथ सिंह के समय दिल्ली की ओर से इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर क्या किया, आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो युद्ध का डायग्राम बनेगा, आ गई ना सेना। तो जो बॉक्स के अंदर बंद है केवल वो बनाना है आपको, बॉक्स के बाहर कुछ नहीं देखना है, जो बॉक्स के अंदर बंद है वो बना दो।
हो गया नोट? ठीक है, चलिए स्टार लगाओ इसके नीचे। ऐसे ही बॉक्स में बंद कर दिया करो युद्ध के डायग्राम को, जैसे मैंने किया है। ठीक है, चलो स्टार लगा दीजिए इसके नीचे। लिखना, इस युद्ध में रावल जैत्र सिंह की, इस युद्ध में रावल जैत्र सिंह की विजय हुई, इस युद्ध में रावल जैत्र सिंह की विजय हुई, लेकिन लेकिन इल्तुतमिश की दिल्ली की ओर भागती हुई सेना द्वारा, लेकिन इल्तुतमिश की दिल्ली की ओर भागती हुई सेना द्वारा, दिल्ली की ओर भागती हुई सेना द्वारा मेवाड़ की राजधानी, मेवाड़ की राजधानी नागदा, मेवाड़ की राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया गया। आप तोड़ फोड़ भी लिख सकते हो। मेवाड़ की राजधानी नागदा को तहस नहस कर दिया गया, यानी कि तोड़ फोड़ दिया गया। क्लियर? अगली लाइन लिखेगा, रावल जैत्र सिंह ने भूताला युद्ध के बाद, रावल जैत्र सिंह ने भूताला युद्ध के बाद मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, रावल जैत्र सिंह ने भूताला युद्ध के बाद मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़ को बनाया। मेवाड़ की राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़ को बनाया। क्लियर? अब आप लिख दोगे, ये सेम लिख दोगे बिल्कुल जो स्टार लगा रखा है मैंने, युद्ध का वर्णन या युद्ध की जानकारी। हमीर मद मर्दन पुस्तक का नाम है। मद का मतलब घमंड है, मर्दन का मतलब चूर चूर कर देना, तोड़ देना। और इसमें हमीर शब्द प्रयोग किया गया इल्तुतमिश के लिए, और ये राइटर है गुजराती राइटर जयसिंह सूरी। सूरी मतलब जैन विद्वान। सेम, बिल्कुल सेम नोट करो। कर दिया क्या? ठीक है, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं इस वाले आक्रमण। देखो, जैत्र सिंह के समय, जैत्र सिंह के समय 1248 में, 1248 में दिल्ली की ओर से 1248 में दिल्ली की ओर से नासिर महमूद ने भी, नासिरुद्दीन महमूद ने भी मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। क्लियर? ठीक है, अब सुनिएगा दोस्तों क्या होता है। एक अपने राइटर हैं, विद्वान हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी। डॉक्टर दशरथ शर्मा जी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं जैत्र सिंह के समय की और जैत्र सिंह। वो कहते हैं कि जैत्र सिंह मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक है। नव शक्ति का मतलब नई ऊर्जा का संचार किया किसने? जैत्र सिंह ने। कौन कह रहा है? किसके बारे में कह रहा है? और इसका जो शासन काल है वो स्वर्ण काल है, मिडाइवल का, मध्यकालीन इतिहास का। मध्यकालीन भी किसका? मेवाड़ का। अच्छे से समझिएगा पहले, तब लिखना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जैत्र सिंह मेवाड़ में नव शक्ति का क्या कहा है? संचारक। और इसके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है। इसके समय दो जैन पुस्तकों की रचना हुई है जैत्र सिंह के समय। एक पुस्तक लिखी गई है ओद नियुक्ति व्रति। कौन सी पुस्तक? और एक पुस्तक लिखी गई है पाक्षिक व्रति। कौन सी? इस पाक्षिक व्रति नामक पुस्तक में इस जैत्र सिंह को कहा गया है दक्षिण प्लस उत्तर के राजाओं का मान मर्दन करने वाला, मर्दन
करने वाला। ये तो वही बात हुई, एक तरह से ये लिखा जा रहा है कि ये आदमी दक्षिण के राजाओं का भी इसने मान मर्दन किया है। मान मतलब घमंड, है ना। और उत्तर के राजाओं को भी ठोका है इसने। उत्तर का तो दो दो राजा, इल्तुतमिश और कौन, नसरुद्दीन महमूद, है ना। समझ में आ गई बात। ये कहा गया है कौन सी पुस्तक में, पाक्षिक वृत्ति में। हमें एक प्रमाण और मिलता है जयत्र सिंह के बारे में कि डॉक्टर ओझा जी जयत्र सिंह को रण रसिक कह रहे हैं। कौन कह रहा है, डॉक्टर ओझा। डॉक्टर ओझा जयत्र सिंह को क्या कह रहे हैं, रण रसिक, रण का हाथी। ये इसको रण में कोई पराजित नहीं कर पाता था। देखो इसने दो दो बार तो दिल्ली को रौंदा है ना, दिल्ली को बढ़िया इसने स्वागत दिया है दोनों बार। क्लियर। तो इन दोनों तीनों पॉइंटों को आप सेम लिखते चले जाओगे, स्टार लगा लगा के। देखो स्टार लगाओ, देखना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जयत्र सिंह को, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जयत्र सिंह को मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक, मेवाड़ में सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है ना, मेवाड़ में नव शक्ति का संचारक कहा है एवं रावल जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का, एवं रावल जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, रावल जयत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल भी माना है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल भी माना है। क्लियर। अब हम लिखेंगे कौन सा, ओझा जी वाला। लिखो, अगला स्टार लगाना। डॉक्टर ओझा ने रावल जयत्र सिंह को रण रसिक, डॉक्टर ओझा ने रावल जयत्र सिंह को रण रसिक कहा है। रण रसिक कहा है। अब ये लिखोगे, देखना। रावल जयत्र सिंह के समय निम्न जैन ग्रंथों की रचना हुई। रावल जयत्र सिंह के समय निम्न जैन ग्रंथों की रचना हुई। एक और दो करके दोनों को लिख दो, एक और दो करके किसको लिख दोगे, इन दोनों। रावल जयत्र सिंह के समय निम्न जैन ग्रंथों की रचना हुई। एक लिखोगे कौन सा, ओद नियुक्ति वृत्ति, और एक लिखोगे पाक्षिक वृत्ति। ओद नियुक्ति वृत्ति और पाक्षिक वृत्ति। ओद नियुक्ति वृत्ति और पाक्षिक वृत्ति, स्टार लगाइए। पाक्षिक वृत्ति नामक जैन ग्रंथ में जयत्र सिंह को, पाक्षिक वृत्ति नामक, पाक्षिक वृत्ति नामक जैन ग्रंथ में जयत्र सिंह को दक्षिण और उत्तर के राजाओं का मान मर्दन, पाक्षिक वृत्ति नामक जैन ग्रंथ में जयत्र सिंह को दक्षिण और उत्तर के राजाओं का मान मर्दन, दक्षिण और उत्तर के राजाओं का मान मर्दन करने वाला कहा गया है। दक्षिण और उत्तर के राजाओं का मान मर्दन करने वाला कहा गया है। क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ठीक है, अब देखो, अब इसका पुत्र राज करेगा भाई कौन, तेज सिंह। देखो भाई मेवाड़, हाँ देखो इस, ये जो जयत्र सिंह है, मैं आपको बताऊं, इस जयत्र सिंह ने एक बार नाडौल पर भी आक्रमण किया था, नाडौल पर। और नाडौल का राजा था उस समय उदय सिंह। क्यों किया था नाडौल पर आक्रमण, क्योंकि नाडौल वाले ने कभी आक्रमण किया था कीर्तिपाल ने, कहां पर, मेवाड़ पर, और यहां से भागना पड़ा राजाओं को। उस पराजय का बदला लेने गया है कौन, जयत्र सिंह। और उस जयत्र सिंह के समय उस युद्ध में इसका बेटा तेज सिंह भी था। कौन था, तेज सिंह। नाडौल में हालांकि युद्ध नहीं हुआ था, समझौता हो गया था, राजा झुक गया था, उदय सिंह नाडौल का राजा था, राजा उदय सिंह, उसने सरेंडर कर दिया था। नाडौल जालौर वाला राजा है उदय सिंह, प्रॉपर वो नाडौल और जालौर एक ही मिल जाते हैं। तो जालौर का राजा था उस समय उदय सिंह सोनगरा, उसने सरेंडर कर दिया था किसके सामने, जयत्र सिंह के सामने, और समझौता कर दिया था किसके साथ, जयत्र सिंह के साथ, और अपने पुत्र की पुत्री से विवाह कर दिया था किसका, तेज सिंह का, यानी जयत्र सिंह के बेटे का। भाई पिता पिता में संधि हो गई, और बेटों के पुत्रों में क्या हो गए, वैवाहिक संबंध हो गए। उसने अपने पुत्र, चाचिंग देव उसका पुत्र, और उसकी बेटी का नाम था, पुत्र की बेटी का नाम रूपा देवी या चचिक देवी,
कौन सी देवी? रूपा देवी या चचिक देवी, उसका विवाह हुआ था किससे? तेज सिंह से। क्लियर? ये बातें तेज सिंह के बारे में थी। देखो रावल तेज सिंह, सुनते जाना दोस्तों, अच्छा राजा है रावल तेज सिंह। बताओ कार्यकाल बोलो। 53 से और 73। ठीक है, अब देखो हम किसी भी बड़े राजा को एक प्रकार से ही पढ़ेंगे लास्ट क्लास तक, फॉर्मेट बार बार चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार बनाएंगे। कैसे? जिस राजा के बारे में छोटे छोटे फैक्ट कई मिले, उनको ऐसे ही इसी पैटर्न में नोट करेंगे। जैसे देखो इसके पिता, ठीक है भाई। दूसरा हम देखेंगे इसके उपनाम। दोस्तों उपनाम को कई बार हम उपाधियां भी लिख देते हैं। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे इसका पीएम या सेनापति। ये कभी पीएम भी रहा था और एक अभियान में सेनापति भी रहा था। ठीक है, एक हम इसका देखेंगे महामंत्री। महामंत्री, क्लियर? एक हम इसका देखेंगे वित्त मंत्री। हम वित्त मंत्री को कोषाध्यक्ष भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये व्यक्ति है तेहलन। कौन है? तेहलन। ये व्यक्ति है समुद्रधर। कौन है? समुद्रधर। और ये व्यक्ति है भीम सिंह। कौन है? ये छोटे छोटे से फैक्ट थे, इनको यही फिल कर देंगे, है ना। एक हम दोस्तों देखेंगे इसका दरबारी चित्रकार। दरबारी चित्रकार, क्लियर? और हम कुछ रानियों के नाम के बारे में भी बात करेंगे। अगली स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि अब तो ये तो भर गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, चल जाएगा, दिख जाएगा इतना। देखिए यहां हम रानियों के बारे में बात कर लेते हैं। रानी, वैसे तो कई रानियां थी लेकिन प्रमुख दो रानी है। एक तो जैतल देवी, जेतल देवी, है ना, जैतल भी लिख देते हैं, जेतल देवी। या एक है रूपा देवी। वो रूपा देवी जो अभी मैं बोल रहा था चचिक देवी, वो, है ना, जालौर की राजकुमारी। और सशर्त विवाह हुआ है, डैडी ने आक्रमण कर दिया था और बेटे को गिफ्ट मिल गई। आई ना बात समझ में? अरे ब्याह शादी हो गया, हंस रहे हो आप यार। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रानियों की बात करेंगे बाद में, पहले हम वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, सुनना। देखो पिताजी कौन है? रावल क्षेत्र। अब इसकी उपाधि देखना दोस्तों, उपाधि कौन कौन सी धारण करेगा ये। इसने एक उपाधि धारण की, परम भट्टारक। महाराजाधिराज परमेश्वर। राज परमेश्वर। देखो कितनी छोटी उपाधि धारण की है इसने, है ना। लंबा चौड़ा नाम है, एक लाइन भर दिया। ये मेवाड़ का एकमात्र ऐसा राजा है जो इतनी लंबी चौड़ी उपाधि धारण कर रहा है। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर रावल तेज सिंह। अरे इसका नाम भी तो आएगा ना पीछे, ये तो डेकोरम है, ये तो आगे वाला शब्द है, ये भी तो पता होना चाहिए कौन है। एक उपाधि देखो इसने और गजब की धारण की, उमापति। उमापति वार। लब्ध प्रोण प्रताप। लब्ध प्रोण प्रताप। देखो ये भी कितनी गजब की उपाधि धारण की है। उमापति वार लब्ध प्रोण प्रताप, एक ही नाम है। कई बार हम देखते हैं कई गाइड ऐसी आ रही है उनमें उपाधि को तोड़ के लिख देते हैं, यहां से तोड़ देते हैं, परम भट्टारक, और फिर नीचे वाली लाइन लिख देते हैं कि महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। आप इसको एक ही लाइन में लिखे रहने देना, ठीक है। ये आ गई बात समझ में? चलो देखो सुनना, ये उपाधि बड़ी गजब की है। एक दिन क्या है, इसका माथा घूम गया तेज सिंह का, और इसने गुजरात पे आक्रमण कर दिया। कहां पर आक्रमण कर दिया? गुजरात पे। देखो यहां समझाऊंगा फिर नोट करेंगे। ठीक है, देखो ये मेवाड़ है, मेवाड़ पे राज कर रहा है तेजू बाबा। तेजू बाबा समझ गए ना, तेज सिंह। यहां गुजरात, वैसे गुजरात तो नीचे है, ठीक है। गुजरात, गुजरात पे राज कर रहा है चालुक्य वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। और वहां का राजा है बीसल देव। कौन सा राजा है? बीसल देव। इसने क्या है, दोनों भिड़ गए आपस में, इसने बीसल देव को पराजित कर दिया।
हरा दिया, विशल देव को हरा दिया इसने। अब ये चौड़ा होके आ रहा है मेवाड़ में कि महाराज की जय हो, स्वागत करो। एक मंत्री बोला महाराज ये 2 दिन तक तो न्यूज चलेगी, आज तक और कल तक वाले चैनल पे और राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्करों में, पर महाराज आपकी इस उपलब्धि को जमाना भूल जाएगा, क्योंकि 2-5 दिन कोई ना कोई देश प्रदेश में बड़ा कांड हो जाएगा, फिर न्यूज चैनल वालों की न्यूज हो जाएंगी चेंज। तो बोले यार मंत्री क्या करें? बोल महाराज कोई बढ़िया काम करो और इनका जो टाइटल है ना उनको अपने सर पे रख लो। कोई ये पूछेगा ना कि भाई ये उपाधि क्यों धारण करी, तो हमेशा याद किया जाएगा कि चालुक्य राजाओं को हराया था हमारे राजा ने। मंत्री की तुरंत ही 10% इंक्रीमेंट लगा दी इसने। भाई ऐसे मंत्री होने चाहिए। राजा ये धारण करते थे चालुक्य वंश के राजा, कौन सी उपाधि? उमापति वार लब्ध प्रौण प्रताप, लेकिन इसने इसको हराया और अपने माथे पर रख ली किसकी उपाधि? बीसल देव वाली उपाधि। मैं लिख दूं इसको यहां, इसके पीछे लिख दे। अब साफ कर रहा हूं मैं इसको यहां से। देखो गुजरात के राजा विसल देव को पराजित कर, गुजरात के चालुक्य राजा लिख दूं, राजा विसल देव, विसल देव को पराजित कर कर चालुक्यों की उपाधि धारण की, उपाधि धारण। आगे की बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, चालुक्यों की उपाधि खुद अपने सर पे इसने धारण कर ली। ठीक है, हाँ अब बढ़ना आगे। अब देखना क्या होता है। इसका सेनापति या प्रधानमंत्री है कौन? भीम सिंह। क्लियर? अब देखो दोस्तों मैं थोड़ा स्लाइड को कर देता हूं चेंज, क्योंकि मैं यहाँ सीधा सिंपल लिख दूंगा, आपके समझ में नहीं आएगी बात, है ना? पहले समझेंगे। इसके समय क्या होता है जब चित्तौड़ पे राज कर रहा है। अब तो चित्तौड़ लिख दूं मैं, भाई राजधानी चित्तौड़ हो गई ना, या तो मेवाड़ लिख दो या चित्तौड़ लिख दो। कौन राज कर रहा है? तेज सिंह, तेजू बाबा, बहुत तेज आदमी है, याद रखना, तेज सिंह। दोस्तों इस तेज सिंह के समय क्या हुआ, दिल्ली की ओर से देखो, अब दिल्ली की नजरों में एक ही रियासत खटक रही है भयंकर, मेवाड़। क्यों? क्योंकि इस रियासत ने दिल्ली के राजाओं को सबसे ज्यादा पंजीरी खिलाई है। वो आते थे हर्षोल्लास से और गरम गरम पंजीरी लेके चले जाते थे, समझ गए ना? हाँ, इस बलवन ने अपनी सेनाओं को लेकर कूच कर दिया कहां की ओर? चित्तौड़ की ओर। क्लियर? बलवन आक्रमण कर रहा है, इसका मतलब इसके डैडी के समय 2 राजा आए हैं। कौन कौन से? इल्तुतमिश और नसरुद्दीन महमूद। इसके समय आया कौन? ऐसा आरपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि बलवन के आक्रमण मेवाड़ के किस राजा के समय हुए? तेज सिंह के समय। एक बार नहीं 2 बार करेगा ये बलवनी, असफल होंगे दोनों बार। दोस्तों होता क्या है कि इसने क्या किया, अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। किसको? और भीम सिंह को आधी दे दी सेना। इस बार क्या है, बलवन ने, वैसे तो बलवन में दिमाग नहीं था, पर लेकिन दिमाग लगाया। इसको क्या, मिनटॉस मिल गई थी कहीं से, तो दिमाग की बत्ती जल जाती है ना। रास्ते में कोई दुकान खुल रही थी परचून वाली, इसने 2-3 मिनटॉस खरीद ली और इसको पता चला कि अब तक दिल्ली जो हार रही है ना, वो इसलिए हार रही है कि हम बिल्कुल एक ही लाइन में जाके आक्रमण कर देते हैं। इसने क्या किया, जैसे ही चित्तौड़ नजदीक आया, अपनी जो सेना थी, सेना, उस सेना को 2 भागों में तोड़ दिया। ये ले बेटा, देखो है ना मिनटॉस का कमाल। इसने मिनटॉस खाई और ये कह रहा है मैं एक तरफ से आक्रमण नहीं करूंगा, दोनों तरफ से आक्रमण करूंगा। तो भाई ये भी तो ऐसे ही स्वागत करेगा इसका। एक सेना को लेकर ये भिड़ेगा एक दल से और दूसरी सेना को लेकर ये भिड़ेगा दूसरे दल से। बोलो बात समझ में आ गई? आगे भी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। जो बलवन संभाल रहा था जिस ग्रुप को, उस ग्रुप से भीमा भिड़ गया जाके। कौन भिड़ गया? भीम सिंह भिड़ गया और भीम सिंह काम आ गया। खत्म, टाटा बाय बाय। मैं वापस आ रहा हूं यही, कहां पर? भीम सिंह। अब मैं क्या लिखूंगा, एक छोटी सी प्यारी सी लाइन लिखूंगा कि बलवन के आक्रमण के समय वीर गति प्राप्त। आ गई क्या बात समझ में? भागवत लिखने की आवश्यकता ही कहां पड़ रही है? नहीं आई बात समझ में? बताओ, नोट डाल के अलग से लिख लें भागवत पूरी, क्या यही सही है? भाई यही तो पूछेगा कि जब बलवन आ रहा था तो कौन सा सेनापति लड़ा उससे, इसका, और वो बचा या मर गया? लिख दूं यहां पर, देखो बलवन के आक्रमण के समय वीर गति प्राप्त, और अंत में लिख देंगे हम टाटा बाय बाय। हो गई टाटा बाय बाय। क्लियर? महामंत्री समुद्रधर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फैक्ट नहीं अपने पास। कोषाध्यक्ष यानी निर्मला ताई की पोस्ट पे उस समय कौन बैठा है?
तल्लण, या कई जगह इसको ऐसे लिख देते तेलण, ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं, है ना। ठीक है। दूसरा दरबारी चित्रकार है इसका कमलचंद, ये बड़ा बढ़िया आदमी है, देखो कमलचंद कौन सा चित्रकार है? क्लियर भाई, कौन सा दरबारी चित्रकार है इसका? कमलचंद। ये कमलचंद क्या करेगा दोस्तों, एक चित्र बनाएगा, देखो चित्र बनाया इसने, और इसने चित्र बनाया श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, ये एक जैन ग्रंथ है, और इसके पीछे लिख दिया हमने टीका। कौन सा चित्र बनाया इसने? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी टीका, ताड़पत्र पर चित्रित है। हम ये चित्रकला में पढ़ेंगे डिटेल में। क्लियर। किसके समय बन रहा है? तेज सिंह के समय बन रहा है। कौन बना रहा है? कमलचंद बना रहा है। इस चित्र से टच करके इसका नाम लेके 2-3 प्रश्न पूछेगा। क्लियर। एक तो ये कब बना, किस समय बना, तो आप कहोगे 1260 में। कब बना? 1260 में। आपसे पूछेगा किस स्थल पर बना, आप कहोगे आहड़ में बना सर जी। कहां बना? आहड़ में बनाया इसने, दरबारी चित्रकार ने। एक पूछेगा इसकी क्या विशेषता है, तो आप कहोगे मेवाड़ की चित्र शैली का, मेवाड़ चित्र शैली का, शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ। मेवाड़ की चित्र शैली का पहला चित्र नहीं है, चित्रित ग्रंथ है। समझिएगा बात को, यहां बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट में। जैसे आपकी कोई नोटबुक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। मेरे पास बहुत उदाहरण है, बहुत शानदार शानदार हो रहे, एक बार में ही दिमाग में बैठ जाएगा। आपने किसी विवाह शादी की एल्बम देखी है क्या? वेरी गुड, बस अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो विवाह का चित्रित ग्रंथ है। आ गई क्या बात समझ में? हाँ, क्या मुझे बताओ, उसमें कहीं ऐसा लिखा होता है क्या कि जैसे दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और उसके दोस्त नागिन डांस कर रहे हैं आगे, और कैमरे वाले ने फोटो खींच लिया, तो ऐसे लिखता है वो नीचे लाइन कि दूल्हे के दोस्त नागिन डांस करते हुए? लिखता है कैसे? केवल फोटो, और फोटो से हम अपने आप पहचान जाते हैं, अरे यार ये तो दूल्हे के दोस्त नागिन डांस कर रहे हैं, है ना। वर ने वधू का हाथ पकड़ रखा है और वो चक्कर लगा रहे हैं अग्निकुंड के, तो क्या कैमरामैन ऐसे लिखता है फेरे होते हुए? नहीं लिखता। हम समझ जाते हैं फेरे चल रहे हैं यार ये तो, है ना। और कोई गरीब गंदा सा मुंह के अपने जूते मांग रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि किसी चोर ने जूते चुरा लिए। अरे भाई चोरी तो चुराएगा यार। अच्छा, चोर नहीं होने। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, समझ जाते क्या? क्या बताओ, उसके नीचे लिखता है कि कोई, और उन सब फोटो को सेट बना देते हैं एक, वो क्या बन गया? एल्बम, चित्रित ग्रंथ है वो, एक चित्र नहीं है वो। इस पुस्तक की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन सबका चित्र 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 बना के और उसको बाइंड करवा दिया अपने टॉप फाटक पे बाइंडिंग में। आगे बस मशीन आती है ना बाइंड करने वाली, हाँ, इंस्पायरल करने वाली आती है, कौन सी आती है? वही वही। विद्यार्थियों में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि सर ये मेवाड़ का पहला चित्र, भैया चित्र नहीं है, चित्रित ग्रंथ है। जैसे मैं और उदाहरण दूं, जैसे रामायण है सपोज करो, और रामायण के कोई महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र बना दे, है ना। जैसे राम वध करते हुए किसका? रावण का, उसका चित्र बना दिया। माता सीता को उठा के ले जा रहा है साधु वेश में रावण, उसका चित्र बना दिया। हनुमान जी लंका को हनुमान जी लंका को जला रहे हैं, उसका चित्र बना दिया। वो है चित्रित ग्रंथ। आगे की बात समझ में? कौन से पत्र पर है? ताड़पत्र पर। और बाकी की बातें हम करेंगे चित्रकला में। कहां करेंगे बाकी की बातें? चित्रकला में। मुझे पता है आपके दिमाग में यही चल रहा था, और बाकी की बातें करेंगे हम कल। और बस गुरुजी ये बोलते हैं जय हिंद जय भारत। नहीं नहीं, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी जय हिंद नहीं, अभी तो पढ़ेंगे। सुनिए, अब रानियों की बात तो सुन लो। अरे रानियों की बात तो, ये तो हो गया पूरा। रानियों की बात सुनो, जैतल देवी और रूपा देवी। रूपा देवी का तो सशर्त विवाह हुआ है इससे। सशर्त मतलब जयद्रथ सिंह ने आक्रमण कर दिया था जालौर पर, और जालौर का राजा था उदय सिंह, उसको झुकना पड़ा किसके सामने? और अपने पुत्र की पुत्री यानी पौत्री, पुत्र की पुत्री, पौत्री, पोती, उसका विवाह करना पड़ा किसके साथ? तेज सिंह साथ। एक बार तो तेज सिंह गर्म हो गया था, तेज सिंह वहीं था, पिताजी को बैठा दिया था नाडौल के जाके सामने, जाके घेरा डाल दिया सेना का। और तेज सिंह उस समय जवान था, नया खून है, और कह रहा है पिताजी ईंट से ईंट बढ़ा दूंगा, टोटे टोटे कर दूंगा, तलवार ले रखी है हाथ में, आप तो बस विश्राम कीजिए और सब कुछ काम करेगा आपका प्रोडक्ट, अब मैं बड़ा हो गया हूं। तो तेज सिंह ने कह रहा है, तेज सिंह बार बार गुस्सा आ जाता है इसको, नाम ही तेज सिंह, क्रोधित हो जाता है। तो पिताजी कह रहे हैं बेटा मेरे कान क्यों फोड़ रहा है यार, कोई आ तो जान दे कम से कम। एक ही बात तूने 20 बार सुना दी मुझे कि नहीं पिताजी मैं करूंगा, नहीं तो मैं लड़ूंगा। रुक जा बेटा मुन्ना, रुक जा, कंट्रोल। अब वहां से भागा भागा कोई संदेश वाहक आ रहा है मंत्री। जैसे ही मंत्री को देखा, नाडौल वाले को, जालौर वाले को,
जैसे मंत्री आया जयेंद्र सिंह के पास, उछल पड़ा तेज सिंह, बोल पिताजी बस एक बार ये कह दो आक्रमण, और आप तो पलक झपकते ही मिट्टी मिला दूंगा किसको, जालौर को। इन लोगों ने हमारे पुरखों को भगा भगा के मारा था। वास्तविकता थी। कीर्तिपाल कहता था सामंत सिंह से 8:30 के बाद फोन करके कि सामंत सिंह जिस दिन आंधी आएगी कीतू नाम की, कीर्तिपाल नाम की, उस दिन उड़ा देगी तेरे अभिमान को और तेरे मेवाड़ साम्राज्य को। और यही काम कर दिया था किसने? कीर्तिपाल ने। भागना पड़ा था किसको? सामंत सिंह को। और भाग के कहां गया? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाके में आया ना। बहुत भयंकर खौफ बना दिया था किसने? कीर्तिपाल ने। ये बातों को सुन सुन के बड़ा हुआ था कौन? जयेंद्र सिंह ने कहा यार पुरखों की पराजय का बदला अगर हम नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? भजनलाल जी लेंगे। हाँ भाई, गहलोत जी ने भी नहीं लिया तो भजनलाल जी भी नहीं लेंगे, कंफर्म हम अपन लेंगे। और इसका सहारा कर दिया पिताजी ने। क्यों? इसके सी टीम कम नंबर आए थे तो पता है पिताजी कूटेंगे। सीट परीक्षा लग गई नहीं, बोल पिताजी कूटेंगे तो ये लड़ना भिड़ना चाहता है, बोल पिताजी मैं लड़ूंगा और खत्म कर दूंगा शत्रु दल को। जैसे ही मंत्री आया आग बबूला हो गया, पिताजी कोई बात नहीं करनी किसी से, कोई समझौता नहीं करना है, ईंट से ईंट बढ़ा देंगे। मंत्री ने अंदर जाके मैसेज दे दिया, महाराज राजा तो ठीक है लेकिन उसके सामने एक बहुत तेज गति से नव युवक दौड़ रहा है और वो बार बार क्या कर रहा है, जैसे ही आग ठंडी पड़ती है उसमें घी डाल देता है और कहता है पिताजी टोटे टोटे कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उदय सिंह कह रहा है टाबर है शायद उसका कोई। बोला हाँ महाराज टाबर तो है लेकिन बहुत तेज है। एक मंत्री बोला महाराज उसका नाम ही तेज सिंह है। बोला अच्छा। अब मंत्री को लेके आ रहा है उदय सिंह, तो महाराज प्रस्ताव भेज दिया। उदय सिंह कह रहा है महाराज देखो पुरखों की गलतियां थी तो हम क्यों लड़े? नहीं, एक बात समझ भाई, मैंने तो आपसे कभी कुछ कहा ही नहीं, कोई विवाद ही नहीं मेरा और आपका। तो जयेंद्र सिंह ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं है विवाद। महाराज मैं आपसे समझौता करना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं चाहता हूं। इतनी देर में तो उछल पड़ा कौन? तेज सिंह का। नहीं पिताजी, पुरखों की पराजय का बदला हम लेंगे और टोटे टोटे कर दूंगा। कहा बेटा रुक जा। उदय सिंह ने कहा महाराज पूरी बात तो सुन लो पहले, तेज सिंह जी पूरी बात सुनो। मंत्री साइड में ले गया तेज सिंह को, समझौता तो डैडी से होगा, गिफ्ट तुझे मिलेगी। मंत्री साइड में ले जाके सेट करके ले आया मामला तेज सिंह के साथ। तेज सिंह आया है, वो दोनों बात कर रहे हैं कि महाराज मैं आपसे समझौता करना चाहता हूं। और तब तक तो तेज सिंह बोल गया कि पिताजी कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपा जाएगा हाथों में। लड़ाई भिड़ाई क्यों करो यार, क्यों झगड़ा करते हो? पिताजी कोई और मध्यम मार्ग चुन लो यार, समझा करो, मुझे पढ़ना भी है। तो सीटी का पेपर वापस है, टेंशन मत लो, अब के बार में 70% से ऊपर लाऊंगा। नहीं, ये बात समझ में? ये कह रहा है मेहनत भी करनी है। तो अब जयेंद्र सिंह ने उदय सिंह से समझौता कर लिया और इसका ब्याह करवा दिया किससे? रूपा देवी से। क्लियर? इसका मूल नाम चाचिक देवी बताया जाता है। चाचिक देवी। कौन सी देवी? जब चाचिक देवी का विवाह मंत्री ने बोला कि महाराज जयेंद्र सिंह जी हम अपनी पौत्री चाचिक देवी का विवाह आपके लड़के से करते हैं, उछल गया कौन? तेज सिंह। तेज सिंह का मंत्री विवाह कैंसिल कैंसिल। सेनापति अलर्ट हो, बोल यार क्या चाचिक मचिक देवी से ब्याह करवा रहे मेरा? है? कल को यार दोस्त पूछेंगे कि भाभी जी का नाम क्या है, तो क्या बताऊंगा? चाचिक देवी। कैंसिल है महाराज, लड़के की पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा यार नाम, वापस लड़ने के लिए तैयार हो गया था। और दूसरी बात सुनिए, मंत्री ने कहा महाराज सुनो सुनो, तेज सिंह जी सुनो, साइड में ले गया इसको। महाराज चाचिक देवी नाम पसंद नहीं है। नहीं बिल्कुल पसंद नहीं, कतई यार। कोई कटरीना बोलता, करीना बोलता, जैकलीन बोल देता तो कुछ सोचता मैं यार। हाँ तो बोल रहा महाराज सुनो, मेला मेला मूवी देखी है क्या आपने? मेला? अरे बोल हाँ यार मेला देखिए आप। हाँ बोल रूपा। बस महाराज लड़की के नाम में ही रूप है तो बताओ कितनी सुंदर होगी। बोल मंत्री तू गजब का आदमी है। तुरंत 10 का नोट दे दिया मंत्री को। अरे इतनी पैसे देते हैं घर वाले खर्चे के लिए भाई, हंस रहे हो आप? तो इसने तुरंत खर्चा दे दिया और ये ब्याह हो गया। क्लियर? इसको सेम नोट कर देना। क्लियर भाई? और एक लाइन और लिखोगे आप किसमें? तेज सिंह में, कि तेज सिंह के समय बलवन ने असफल आक्रमण किए। कहां पर? चित्तौड़ पर। क्लियर? बलवन आया है। एक यहां लिख लोगे, ये जो रानी है ये चित्तौड़ में एक निर्माण करवाएगी पार्श्वनाथ जैन मंदिर का। आप लिखोगे यहां पर, इसने चित्तौड़ में निर्माण करवाया है पार्श्वनाथ जैन मंदिर का। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं अगली क्लास में। अगर आपका कोई कमेंट है, आपको कोई क्वेरी है तो नंबर दे रखे हैं और आप आराम से क्लास देखिए। बहुत शानदार सेशन ये चल रहा है और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और शेयर भी कर देना। अगली क्लास में मिलते, कमेंट भी कर देना बढ़िया सा प्यारा सा, कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट कर देना। ठीक है? क्लियर? चलो अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का क्लास को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।